अगला जो हमारा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इस एक्ट के बारे में भी जैसे मैंने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में बताया था, ब्रीफ करता हूँ कि एक्ट को पढ़ना क्यों जरूरत है, क्या एक्ट है, क्यों बना है, एक्ट की जरूरत क्या है। तो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन बताया था कि कोई भी आदमी जब काम करता है, इंडस्ट्री में काम करेगा, रोजगार पे काम करेगा, तो एक्सीडेंट होने की संभावना हमेशा रहती है। इवन हम घर से ऑफिस जाते हैं, कई बार घर में भी हमारा पैर स्लिप हो जाता है। तो कोई भी इंसान है तो उसके साथ एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में एक आदमी तो होता नहीं, एक से अधिक आदमी होते हैं, एम्प्लॉय भी होता है, तो एक संभावना रहती है कि दो इंसानों के बीच में या एम्प्लॉयर के बीच में कुछ विवाद हो, मतभेद हो। ये कॉमन हमारे ह्यूमन नेचर होता है। तो जब मतभेद होता है तो विवाद होता है, उसमें फिर झगड़ा होता है, फिर कई बार काम बंद हो जाता है, आपने देखा होगा। तो ये आवश्यक है कि काम बंद ना हो, विवाद ना हो, झगड़ा हो, तो उसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है, एक्ट बनाया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो पहले तो बता दूं कि जो झगड़ा या विवाद किस किस के बीच में होता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में होता है, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में होता है। यानी कि कर्मचारी कर्मचारी के बीच में होता है, कर्मचारी और जो नियोक्ता है उसके बीच में होता है, नियोक्ता और दो नियोक्ता जो अलग अलग नियोक्ता है उनके आपस में डिस्प्यूट हो सकता है। उसके ऑब्जेक्टिव बताया, प्रमोशन ऑफ मेजर्स टू सिक्योरिंग प्रिजर्विंग इंडस्ट्रियल हार्मनी। जो भी इंडस्ट्रियल हार्मनी है उसको प्रिजर्व करने के लिए बताया हुआ है कि उसको जो है संभाल के रखना है कि जो बनी रहे लोगों की में हार्मनी बनी रहे। और डिस्प्यूट किस किस के बीच में होता है, डिस्प्यूट राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, प्रिवेंशन ऑफ लीगल स्ट्राइक, लॉकआउट, प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इसमें जो बताया हुआ है कि जो अगर किसी प्रकार का विवाद होगा, अगर किसी भी उद्योग में अगर विवाद होता है, विवाद किस किस में बीच में होता है, 1 2 3 बताया हुआ है। तो विवाद की वजह से क्या होगा, स्ट्राइक हो सकती है, लॉकआउट हो सकता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ेगा, इंडस्ट्री में काम बंद हो जाएगा, स्ट्राइक होगा, लॉकआउट होगा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को भी नुकसान होगा, एम्प्लॉय को भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा, काम बंद हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। काम चलेगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा, प्रॉफिट होगा जो भी। तो कुल मिला के सरकार की कोशिश ये है कि इंडस्ट्री में झगड़े ना हो, विवाद ना हो। तो इसमें इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्री आएगी बताइए, बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, हैंडीक्राफ्ट, एवोकेशन, कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉय। अब बताया हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या क्या होता है, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय एंड वर्कमैन, और वर्कमैन एंड वर्कमैन। तो डिस्प्यूट में बी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट। जो डिस्प्यूट जो होगा वो नौकरी के सिलसिले में या बिना नौकरी के होता है, क्या बिना नौकरी के टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो नौकरी की शर्तें हैं, कंडीशन लेबर की जो शर्तें हैं, वो उन मामलों में डिस्प्यूट हो सकता है। वर्कमैन की डेफिनेशन बताइए, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर एनी इंडस्ट्री इंक्लूड। कौन कौन वर्कमैन है, जैसे हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखी थी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में, तो यहाँ पे भी वर्कमैन की डेफिनेशन बताइए। मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, डिस्चार्ज, डिस्टेंस, ये सब परिभाषा पढ़ेंगे। इसमें आईटी एक्ट के अंदर जो बातें आएगी वो होगी कि स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक की डेफिनेशन कही है, सीजेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी ऑफ पर्सन, मैंने कुछ लोगों का काम करने से मना करना, काम रोक देने का, कंस्ट्रक्टेड रिफ्यूजल ऑफ वर्क, काम करने से मना कर देने का। और स्ट्राइक पूरा हड़ताल की बात करने की। और लॉकआउट जो होता है, एक तो बता दो, स्ट्राइक जो होता है वो एम्प्लॉय करते हैं, कर्मचारी लोग करते हैं। लॉकआउट जो होता है वो एम्प्लॉय की तरफ से होता है। लॉकआउट में क्या होता है, टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो इंडस्ट्री काम का जो जगह है उसको उसने टेम्परेरी बंद कर दिया है। या फिर रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू द एम्प्लॉय, या वो मना कर दिया कि बंदा किसी से झगड़ा हो गया, उसको काम करने को मना कर दे, तू काम नहीं करेगा। कुछ लोगों को काम करने को मना कर दे, तो काम करने के मना को भी लॉकआउट कहा जाता है। स्ट्राइक की डेफिनेशन बताइए, सेक्शन 2Q में डिफाइन स्ट्राइक फॉलो द सीजेशन ऑफ वर्क बाय a body or person employed in any industry acting in combination, और यानी काम का कुछ लोगों का या लोगों को मिलकर काम को मना कर देने का स्ट्राइक की डेफिनेशन है। कंसंट्रेट रिफ्यूजल और रिफ्यूजल अंडर ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। तो कुछ लोग मिलके एक स्टेट अंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ लोग मिलके अगर काम को मना कर देते हैं
उसको भी स्ट्राइक कहा जाएगा। फॉलोइंग इंग्रेडिएंट कैन बी पोस्टुलेटेड फ्रॉम द डिफाइन ऑफ स्ट्राइक, जो इसके अलावा जो नीचे लोग की बातें हैं उसको भी स्ट्राइक की परिभाषा में कहा जाता है। पोलराइटी ऑफ वर्कमैन, यानी लोगों को एक जगह इकट्ठा हो जाना, घेराव कर देना उसको। सीजेशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल टू कंटिन्यू वर्क, पोलराइजेशन ऑफ वर्कमैन, सीजेशन ऑफ वर्कमैन, वही काम को रोक देना या मना कर देना लगातार काम करने के लिए। एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ कंसंट्रेट एक्शन अंडर ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी आपस में मिलकर कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब एक कॉमन समझौते के तहत जो है काम करना, डिसाइड करना है कि क्या करना है आगे स्ट्राइक के कनेक्शन में। जनरल प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक्स, नो ग्रुप ऑफ वर्किंग में स्ट्राइक इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो स्ट्राइक के बारे में भी सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए कि भाई आप सरकार जब तक आप स्ट्राइक करना है तो उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो स्ट्राइक जो इलीगल करी जाएगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसलिए आजकल आप देखते हो कि जनरल स्ट्राइक नहीं होती, इसमें स्ट्राइक के नियम सरकार ने बनाए अंडर आईडी क्या क्या है वो। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ conciliation proceedings before board or 7 days after the conclusion of such proceedings, यानी कि कंसोलिएशन प्रोसीडिंग्स होती है, समझौता करवाई जाती है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आईडी एक्ट के तहत जो ऑफिसर्स होते हैं, आरएलसी एएलसी वगैरह जो होते हैं, लेबर कमिश्नर जो होते हैं ऑफिसर्स, वो क्या करते हैं, वर्कमैन और एम्प्लॉयर जो होता है उनको बिठा के समझौता कराते हैं, बातचीत करवाते हैं, उसको बोलते हैं कंसोलिएशन प्रोसीडिंग बोलते हैं, जिसमें लेबर कमिश्नर के ऑफिसर होते हैं, वर्कमैन एम्प्लॉय होता है और वर्कमैन होता है। तो अगर समझौता चल रही है, कार्यवाही चल रही है, तो आप एक्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सच प्रोसीडिंग। तो या तो आपका मामला जो है लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल पेंडिंग हो और उसके बाद उनका कंक्लूजन के बाद 2 महीने के बाद भी नहीं कर सकते आप। फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिटर एट 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ आर्बिट्रेशन के वहां पे अगर मामला पेंडिंग चल रहा है तो फिर उसके 2 महीने के बाद भी उनका कंक्लूजन हो गया प्रोसीडिंग्स, उसके बाद भी 2 महीने के बाद भी आप नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें इसमें कही गई। ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर कवर्ड बाय द सेटलमेंट अवार्ड। तो कई बार ये होता है कि जब समझौता कराया जाता है और समझौता हो जाता है, मान लीजिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में विवाद चल रहा है, 2 बातें एम्प्लॉय ने बात मान ली, 2 बातें एम्प्लॉय ने मान ली और सेटलमेंट हो गया, तो उसके लिखित में लिखिए हम ये एग्री करते हैं, उसको बोलते हैं सेटलमेंट करना। तो अगर सेटलमेंट हो गया है तो उसके बाद भी आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते, ये कहा गया इसमें, अगर सेटलमेंट हो गया तो भी आप नहीं जा सकते। पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक, एनी वर्कमैन और commence who commence continuous or otherwise act in furtherance of a strike which is illegal under the act shall be punishable with imprisonment to a term which may extend up to 1 month or fine which may be extended to 50 rupees or both। यानी कोई भी कर्मचारी है, वर्कमैन है, वो अगर कोई भी स्ट्राइक जो है जिसको इलीगल डिफाइन किया है इस एक्ट के तहत, वो स्टार्ट करता है या लगातार रखता है, तो वह उसके लिए सजा के 1 महीने के जो है उसको कैद में रखा जा सकता है या 50 रुपये फाइन या दोनों रखा जा सकता है, ये कहा गया है। Penalty for instigation of the strike, illegal strike. Any person who instigate or incite others to take part of the illegal strike is punishable with the punishment for a term up to 6 months or a fine up to 1,000। कोई भी एक तो कोई बंदा सीधा स्ट्राइक में पार्ट ले रहा है, और कई लोग ऐसे होते हैं समझदार जिसको बोलते हैं कि खुद तो पार्ट नहीं ले रहे लेकिन दूसरों को उकसा रहे हैं, चलो स्ट्राइक करो, चलो स्ट्राइक करो, हम पीछे सपोर्ट करेंगे। पीछे से सपोर्ट करने वाले या जो पीछे से उकसाते हैं जो, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, उनको 6 महीने की सजा है, यानी उनके लिए बड़ी सजा है। तो आपको ना तो आपको स्ट्राइक करना है, पार्टिसिपेट करना है, ना ही आपको जो है किसी को उकसाना है इस एक्ट के तहत, आप उकसा सकते हैं। पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू द इलीगल स्ट्राइक, एनी पर्सन हु knowingly expend or applies any money in direct support
of an illegal strike is punishable with the imprisonment of the term up to 6 months। तो एक तो आपको पीछे से उकसाना भी नहीं है और आपको फंडिंग भी नहीं करनी है कि भाई पीछे से लोग फंडिंग कर रहे हैं, आप स्ट्राइक करो, आप पीछे से पैसा दे रहे हैं लोगों को स्ट्राइक करने के लिए, वो भी पनिशेबल है। 6 महीने की सजा है, ये फाइन है 1000 रुपये या बहुत। तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कितना फाइन है, क्या है, किस किस को हम इलीगल स्ट्राइक बोलेंगे। अब आता है लॉकआउट। लॉकआउट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ प्लेस एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। तो लॉकआउट जो होगा वो हमेशा एम्प्लॉय करेगा। स्ट्राइक जो मामला है वो एम्प्लॉय का होता है, ये एम्प्लॉयर का होता है, नियोक्ता का। तो लॉकआउट किसको कहते हैं? जो एम्प्लॉयमेंट का प्लेस है उसको बंद करना, काम को सस्पेंड करना, रोक देना, बंद करने का, या कुछ लोगों को काम करने के लिए मना कर देने का, काम नहीं देना उनको, इसको बोलते हैं लॉकआउट। इट मीन्स द क्लोजर ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस और नॉट क्लोजर ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि आप जो रोजगार धंधा है वो तो बंद नहीं कर रहे, लेकिन उस जगह को बंद कर रहे हो। लॉकआउट इज यूजुअली यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर एज ए वेपन टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये जो लॉकआउट होता है, कई बार क्या करते हैं कि जो नियोक्ता होता है एम्प्लॉयर, वो क्या करता है कि धमकी देने के लिए यूज करता है, जैसे कि कुछ उसका बात नहीं माने जा रहा है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए, कि ताकि वो उसकी बात माने, जो बोले वो हाँस के हाँ में करें, उसके लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं लॉकआउट को नियोक्ता द्वारा किया जाता है। इलीगल लॉकआउट में भी जैसे स्ट्राइक में सजा है एम्प्लॉय के लिए, ऐसा ही एम्प्लॉयर भी अगर इलीगल लॉकआउट मतलब गैर कानूनी लॉकआउट करता है, उसमें बताया पेनल्टी फॉर इलीगल लॉकआउट में, एंड इलीगल लॉकआउट इज पनिशेबल फॉर टर्म्स एक्सटेंडिंग फॉर 1 महीने की सजा मिलती है, फाइन है इसमें 1000 रुपये या दोनों मिलेगा। पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन ऑफ इलीगल लॉकआउट, अगर इंस्टिगेशन कर रहे हैं, उकसा रहे हैं लॉकआउट के लिए, तो उसके लिए भी 6 महीने की सजा है, फाइन 1000 रुपये या दोनों मिलेगा आपको। अब आता है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। हिंदी में दोनों का मतलब छटनी होता है, लेकिन छटनी छटनी बनता था। इंग्लिश में जो छटनी होती है, ले ऑफ जो छटनी होती है, और रिट्रेंचमेंट दोनों अंतर है। ले ऑफ जो होता है, फेलियर बाय एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 2 आवर्स ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ फॉर वर्क। कई बार ऐसा होता है कि आपका शॉर्ट इलेक्ट्रिक फेलियर होगा, या रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, या किसी वजह से आप जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉय को काम दे नहीं पा रहा उसको, कि उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, मशीन खराब हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, कुछ फेलियर हो गया। तो अगर कोई कर्मचारी काम पे आ गया और 2 घंटे तक उसको काम नहीं दिया है, तो ऐसे मामले में उसको बोलते हैं ले ऑफ, छटनी बोलते हैं। उसमें रूल ये है कि 50% आपको वेजेस देना पड़ेगा उस दिन का। रिटेंशन में होता है कर्मचारी को तो काम से निकाल देने को होता है, छटनी कर देना, काम से ही, मतलब जो ले ऑफ जो होगा वो टेम्परेरी नेचर का होगा, कि आज आपने आधा दिन काम नहीं किया, मशीन खराब होगी, 1 दिन काम नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, ये टेम्परेरी मामला होता है। रिटेंचमेंट जो होता है परमानेंट टाइप का होता है, छटनी कर दी, निकाल दिया किसी भी रीजन से। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉय फॉर एनी रीजन, इसमें अगर आपने डीआर के तहत निकाला है, सुपरनेशन मतलब रिटायरमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, इसको रिटेंचमेंट नहीं माना जाएगा। वैसे अदर देन ये रीजन के अलावा अगर आपको नौकरी से निकाला जाता है, तो उसको रिटेन छटनी का रूल है। छटनी के लिए नियम है कि आपको 3 महीने का नोटिस देके देना पड़ेगा, या 3 महीने का पे देना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। ले ऑफ में भी वही डेफिनेशन बताइए जो मैंने आपको बताई है। सेक्शन 2 डिफाइन द ले ऑफ द फेलियर रिफ्यूजल ऑफ इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल एंड पावर ऑफ रॉ मटेरियल और accumulation of stock or the breakdown of the machinery or any of the other reason to give employment to workmen whose name is borne on the muster roll of industry establishment who has not been retrenched। यानी वो परिभाषा बताइए कि जो एम्प्लॉयर होता है उसकी फेलियर है, उसका रिफ्यूजल या उसकी इनएबिलिटी, अक्षमता है कि वो किसी वजह से, कोल है, पावर की शॉर्टेज की वजह से, या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, या स्टॉक बहुत अधिक इकट्ठा हो गया है, या ब्रेकडाउन हो गया मशीनरी का, या कोई और दूसरा रीजन होता है जिसकी वजह से वो कर्मचारी को काम देने में असमर्थ है, जो उसके यहाँ मस्टर पे उसका नाम लिखे हुए हैं, और जिसको निकाला भी नहीं गया, मतलब रिटेन नहीं किया, और जिसको नौकरी से भी नहीं निकाला गया, तो ऐसे तो वो काम नहीं दे पा रहा है वो, तो उसको बोलते हैं ले ऑफ बोलते हैं। In industrial undertaking where layoff provision applies, only those workmen will be entitled to layoff। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे ले ऑफ प्रोविजन है, वहाँ पर वहीं पर लोगों को मुआवजा मिलेगा। और वर्कमैन इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन फॉर ऑल डे ऑफ ले ऑफ अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कंट्री बिटवीन हिम। तो वर्कमैन जो है इसको कंपनसेशन मिलेगा अगर उसके अलावा कोई जो एग्रीमेंट नहीं किया हो तो। No compensation shall be paid to workmen if he refuse to accept any alternate employment in the same establishment। जैसे हमारे रेलवे में भी कोई मेडिकल डिक्लेयर होता है तो हम दूसरी जॉब देते हैं, उसी में भी अगर कई वजह से किसी एक
सेक्शन में काम नहीं है, एक्सेस शॉर्टेज होगी या फेलियर हो गया, तो अगर एम्प्लॉयर उस कर्मचारी को कहीं और काम दे रहा है कि चलो तुम यहाँ नहीं दे पा रहा दूसरी काम करो, तो फिर वहाँ काम करना ही पड़ेगा। अगर वो मना करेगा कि नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, तो फिर इसको बोलेंगे, उस मामले में उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। If he does not present himself for work at the establishment at appropriate time during the working hours at least once a day, तो ले ऑफ का मतलब ये होता है कि एक बार तो आपको वहाँ आना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपने देखा, पता चल गया, आपको कहीं सूचना मिल गई कि भाई फैक्ट्री में तो सामान ही नहीं आया या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और पहुंचे नहीं आप, तो इसके हिसाब से कहा कि आपको एटलीस्ट जहाँ आपकी नौकरी होती है, जहाँ आपकी ड्यूटी होती है, आपको दिन में एक बार तो हाजिर होना पड़ेगा, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। If such lying off is due to strike or slowing down production on the part of workmen, अगर ये जो भी मशीन फेलियर हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी फेल हुआ है, पता चलता है कि एम्प्लॉय ने जानबूझ के मशीन फेल करवाया या इलेक्ट्रिसिटी पुल कर दी है, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन स्ट्राइक से या स्लो करने से, प्रोडक्शन को स्लो करने से कनेक्शन है, ऐसे मामले में मुआवजा नहीं मिलेगा। If the workman has been laid off by his employer due to shortage of power, natural calamity, the appropriate government makes an inquiry if he thinks fit. If the authority does not communicate the permission within 2 months with the employer, then layoff is deemed to be granted. If the appropriate government refused permission to lay off, then layoff is deemed illegal. इसमें बताया कि अगर किस तरह इस तरह की घटना होती है, शॉर्टेज आ रहा है आपका पावर का या नेचुरल कालामिटी है और आपका फेलियर हो गया, तो आपको परमिशन सरकार से लेनी पड़ेगी 2 महीने के अंदर, तो फिर आपको ऑफिशियली इसको परमिशन मिल सकती है। तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो ये गैर कानूनी मानी जाएगी। Penalty for layoff. Any employer who contravenes the provision of layoff is punishable with the imprisonment of term which is may extend up to 1,000 रुपये बोथ। तो इसमें जो है पेनल्टी, अगर किसी ने गैर कानूनी रूप से किया है तो उसको कैद भी मिल जाएगी और 1,000 रुपये, दोनों सजा मिल जाएगी। ये केस स्टडी तो हम नहीं पढ़ रहे हैं इसके अंदर। रिट्रेसमेंट अब दूसरा आएगा, सेक्शन 200, डिफाइंड रिट्रेसमेंट एज द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन अ पनिशमेंट इन्फिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो किसी भी कर्मचारी को नौकरी से हटाना को रिट्रेसमेंट कहते हैं। डीआर के तहत हटाने को नहीं माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी वजह से अगर किसी कर्मचारी को निकालना है तो उसको रिट्रेसमेंट कहा जाएगा, रिट्रेसमेंट चटनी हिंदी में। Retrenchment does not include voluntary retirement. Subordination, termination of employee on the grounds of ill health do not amount to retrenchment. यानी कोई कर्मचारी को रिटायर हो गया, सुपरनेट हो गया, वीआर ले लिया है या तबीयत खराब है उसकी वजह से नौकरी छोड़ दी है, तो उसको काउंट नहीं करेगा। नो वर्कमैन हु हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर 1 year कैन बी रिटेन्ड अंटिल, कोई भी कर्मचारी है अगर अब उसने 1 साल काम कर लिया है तो उसको रिटेन करना है, तो उसके लिए कुछ नियम है। 1 month नोटिस इन राइटिंग एंड रीजन फॉर देम, उसको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्यों उसको निकाला जा रहा है। 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हर 1 साल काम करने के बदले में उसको 15 दिन का पे देना पड़ेगा। नोटिस सर्व टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नो वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री हु हैज बीन कंटिन्यूअसली सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 year अंडर एम्प्लॉय शैल बी रिटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर अंटिल, ये आप जिसने 1 साल से के आसपास काम किया है उसको भी उसके लिए बताया हुआ है, उसको हटाने के लिए कंडीशन बताइए। हैज बीन गिवन 3 months नोटिस इन राइटिंग, उसको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और रिट्रीटमेंट जो है छटनी का रीजन बताना पड़ेगा। नो सच नोटिस शैल बी नेसेसरी इफ द रिट्रीटमेंट इज अंडर एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइड डेट। अगर पहले से ही कोई एग्रीमेंट करा लिया, बता दिया कि भैया इतने टाइम 1 साल की पीरियड है, ये 6 महीने का पीरियड है, तो फिर आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं। कंपनसेशन शैल बी इक्वल टू 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स। ये बताया हुआ है कि जो कैलकुलेशन होगा वो होगा हर 1 साल की नौकरी के लिए 15 दिन का पे मिलेगा उसको। नोटिस शैल बी गिवन टू अप्रूव्ड गवर्नमेंट और सच अथॉरिटी एंड परमिशन ऑफ सच गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑब्टेन। इसके मामले में किसी भी आदमी को रिट्रेंच करना है, हटाना, छटनी करना है, तो जो सरकार को अप्रूवमेंट जो गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी को सूचना देनी पड़ेगी, उससे परमिशन मांगना पड़ेगा। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी में ग्रांट और रिफ्यूज द परमिशन टू द एम्प्लॉयर विद इन 3 months। जब एम्प्लॉयर द्वारा इस तरह की परमिशन मानी जाएगी तो जो सरकार है, अथॉरिटी है, वो इंक्वायरी करेगी और उसके आधार पर वो परमिशन दे भी सकती है, मना भी कर सकती है 3 महीने के अंदर।
अब आता है इसमें क्वेश्चन आता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कौन कौन से अथॉरिटी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं जो डील करते हैं, आईडी एक्ट को डील करते हैं। उसमें कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो एक तो बस कमेटी होती है, इसमें कौन कौन से अथॉरिटी जो डील करती है, समझौता कराने की कोशिश करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर, नेगोशिएशन या कॉन्सिलेशन कराने की कोशिश करती है, वो है पहला वर्क्स कमेटी। कॉन्सिलेशन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड है। लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, और आर्बिट्रेशन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अवार्ड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी में ये सब आ गया है। वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग बॉडीज, कोड ऑफ डिस्प्यूट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, प्रिवेंटिव मशीनरी। ये इतना कुछ ज़्यादा है, जरूरत है नहीं आपको। कॉन्सिलेशन और मेडिएशन सिग्निफिक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन प्रमोशन ऑफ वॉलंटरी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कॉन्सिलेशन क्या होता है? इसमें ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होकर जो है कोई भी मामले जो विवाद होता है उसको सेटलमेंट कराती है। इसके अंदर जो सेटलमेंट कराती है उसमें जो लोग होते हैं उसको कॉन्सुलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये सब इसमें शामिल होती है। बाकी इसमें कोई खास मेरे को बताने का लग नहीं रहा इसमें अभी जानकारी की। लेबर कोर्ट होती है, तो लेबर कोर्ट के डील विद द डिस्प्यूट रिलेटेड टू। एक लेबर कोर्ट किस तरह की है? जो इस तरह के मामले में डील करती है द प्रॉपर्टी और लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ट, जो भी प्रायोरिटी प्रोप्राइटी एंड द लीगलिटी ऑफ ऑर्डर पास बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अगर किसी एम्प्लॉयर ने कोई ऑर्डर पास किए गए, उसकी लीगलिटी को वेरीफाई करेगी। द एप्लीकेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग, जो भी ऑर्डर्स निकले उसकी उस पर लागू होंगे नहीं, वो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो उसकी एग्जामिन करेगी। डिस्चार्ज एंड डिस्मिसल ऑफ वर्कमैन, ग्रांट ऑफ रिलीफ टू दैम, जो भी कर्मचारी को निकाल दिया है, छटनी कर दिया है, उनके बारे में वो एग्जामिन करेगी। विड्रॉ ऑफ एनी स्टैट्यूटरी कंसेशन प्रिविलेज, इलीगलिटी एंड अदरवाइज ऑफ एनी स्ट्राइक लॉकआउट, जो स्ट्राइक और लॉकआउट है उनकी वैधता के ऊपर भी मामले विचाराधीन रहेंगे लेबर कोर्ट में। ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, आईडी एक्ट के जो थर्ड शेड्यूल में जो मामले शामिल नहीं किए हैं उसको के मामले में भी लेबर कोर्ट में जिरह की जा सकती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में क्या क्या चीज़ें डील होती है? वेजेस इंक्लूडिंग पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, कंपल्सरी एंड अदर लॉसेस, आवर्स ऑफ वर्क, रेस्ट इंटरवल्स, लीव विथ वेजेस, हॉलीडेज, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुटी, shift working otherwise than in accordance with the standing orders, rules of discipline, rationalization, retrenchment, any other matters that may be prescribed. अब ये आता है कि बाय एम्प्लॉयर्स अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, इसके अलावा एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय ट्रेड यूनियंस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के बारे में जिस तरह से ब्रीफ बता देता हूँ कि आईडी एक्ट के तहत अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की मतलब है कि कोई गैर कानूनी तरह से इस्तेमाल कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, उसको मोटा मोटा बता दूं आपको कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे दोनों के पार्ट में होता है, एम्प्लॉयर के पार्ट में होता है, एम्प्लॉय के पार्ट में। एम्प्लॉयर मान लीजिए कुछ गलत काम करना चाहता है और उसको दबाने के लिए कुछ गतिविधियां जैसे लॉकआउट कर रहा है या कुछ कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहा है, कुछ लोगों को प्रिविलेज दे रहा है, तो उन सबको कलेक्ट अनफेयर लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय के पार्ट में भी अगर एम्प्लॉय भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उसकी इंडस्ट्री के लिए खतरा है या स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्प्लॉय के जा रहा है उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आती हैं। इसके अलावा मेरे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशियंट मिलेगा। आईडी एक्ट में मोटा मोटा जो रहता है वो लॉकआउट, रिटेंचमेंट, ले ऑफ और कॉन्सुलेशन ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं वही मैक्सिमम पूछा जाता है, इतना मेरा सफिशियंट है आपके लिए। और अभी हम चलेंगे लास्ट जो है फैक्ट्री एक्ट पे हम बात करेंगे। फैक्ट्री एक्ट के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि हमारे रेलवे की में भी कई जो फैक्ट्रीज हैं जहां उत्पादन प्रक्रिया होती है वहां फैक्ट्री एक्ट जो है लागू होता है। तो ये एग्जाम में हमारा सब्जेक्ट भी है और इसलिए भी है कि हमारे कई जैसे ऑफिसर जो बनते हैं तो कई जगह, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ अभी, तो ये भी फैक्ट्री एक्ट से गवर्न होता है, तो इसलिए फैक्ट्री एक्ट के बारे में भी जानना जरूरी है हमारे को।
फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या बातें होती है? तो फैक्ट्री एक्ट का एम्स एंड ऑब्जेक्ट, क्यों फैक्ट्री एक्ट बनाया गया 1947? तो फैक्ट्री एक्ट का एम्स एंड ऑब्जेक्ट का है कि वेलफेयर ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स इन द कंट्री, हमारे देश में जितने भी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनके कल्याण के लिए ये फैक्ट्री एक्ट बनाया हुआ है। टू चेक एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर्स बाय फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स जो भी नियोक्ता है, फैक्ट्री के जो मालिक है, कर्मचारियों का शोषण ना हो, एक्सप्लोइटेशन शोषण ना हो मजदूरों का, उसको ध्यान में रखने चेक करने के लिए भी ये एक्ट बनाया हुआ है। टू एंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, जो कर्मचारी काम करते हैं, वर्कर्स जो काम करते हैं फैक्ट्री में, उनकी सुरक्षा संरक्षा और उनका स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है, इंश्योर करना है, बराबर उसकी सुरक्षा बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे और उनका तंदुरुस्ती बनी रहे। टू रेगुलेट वर्किंग आवर्स रेस्ट एंड लीव, कर्मचारी जो काम करते हैं मजदूर, उनके कार्य के घंटे को निर्धारण करना, उनको रेस्ट देना, उनको छुट्टी देना और छुट्टी देना के बारे में नियम को रेगुलेट करना है। और अगर कर्मचारी अधिक काम करते हैं कुछ एक्सीडेंशियल सर्विस में, तो उनको ओवरटाइम देने की प्रोविजंस भी फैक्ट्री एक्ट में बताए गए हैं। फैक्ट्री एक्ट की में डेफिनेशन आती है, एडल्ट बोलते हैं जो भी कोई कर्मचारी है, कोई व्यक्ति है अगर उसका 18 साल पूरा कर लिया है तो उसको एडल्ट बोलते हैं। इसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है एडोलसेंस एंड चाइल्ड की डेफिनेशन पूछ रही है एग्जाम में। तो एडोलसेंस जो, एडल्ट तो 18 साल से ऊपर हो गया, सबको मालूम होगा। एडोलसेंस जो होता है जिसने 15 साल से 18 साल 15 साल की उम्र पूरी कर ली, उसको एडोलसेंस बोलते हैं। और जिसने 14 साल तक का जो बच्चा होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं, यानी बिलो द 15 ईयर्स, 14 तक कमिट की, उसको हम चाइल्ड बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आई क्या है? मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, demolishing or otherwise staining or adapting any article of substance with a view to its use, sales, transport, delivery, disposal, pumping oil, water, sewage, generating, transforming and transmitting powers, composing types of printing, printing by letter process, press, lithography, photogravure or other similar process, or book binding, or constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing और ब्रेकिंग अप शिप्स एंड वेसल्स, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। वर्कर की डेफिनेशन बताइए। वर्कर मींस पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी वेदर फॉर वेजेस और नॉट, कोई भी कर्मचारी है वो किसी जगह सीधे तौर पे या किसी एजेंसी के थ्रू पे नियुक्त हुआ है इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पढ़ा था हमने उसके अंदर कोई भी है में अगर लगा हुआ है, और एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन एनी अदर काइंड ऑफ वर्क incidental or connected with the manufacturing process or the subject manufacturing process, person employed in repairing machinery even if not in immediate use। तो इस तरह के मशीनरी प्रोसेस में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, चाहे डायरेक्टली लगा हो चाहे एजेंसी के ऊपर के थ्रू लगा हुआ है, तो उसको वर्कर कहा जाएगा। क्लरिकल स्टाफ आर नॉट वर्कर, क्लरिकल स्टाफ को वर्कर नहीं कहा है, बट टाइम कीपर को वर्कर कहा गया है इस एक्ट के तहत। When dispute arise to be decided by workshop in charge after consulting FNC and law, तो रेलवे की जब बात किया वर्कशॉप में कोई वर्कमैन की डेफिनेशन आएगा नहीं आएगा, अगर डिस्प्यूट होता है तो वर्कशॉप इंचार्ज डिसाइड करेंगे एफएनसी और लॉ ऑफिसर्स के साथ कंसल्ट करके। फैक्ट्री, फैक्ट्री मींस द प्रेमिसेस, फैक्ट्री की परिभाषा बताइए कि ऐसे स्थान जहां where 10 or more workers are employed on any day of preceding 12 months and any part which manufacturing process is being carried out on with aid of power or ordinary show carried out, यानी किसी भी संस्थान में फैक्ट्री में अगर 10 या उससे अधिक काम किए पिछले 12 महीने में, और जहाँ इलेक्ट्रिक से वो चल रहा है इंस्टीट्यूट, मतलब इलेक्ट्रिक पावर की मदद ली गई है वहाँ पे, वहाँ 10 या अधिक काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने में, उसको फैक्ट्री कहा जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैनुअली है, तो 20 या अधिक काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने में, तो उसको बोला जाएगा, फैक्ट्री कहा जाएगा। ऑक्यूपायर होता है इज ए पर्सन हु अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के ऊपर ओवरऑल जिसका अधिकार होगा, जिसके संरक्षण में पूरी फैक्ट्री होगी, उसको ऑक्यूपाई कहा जाता है। Where this work interested agent license he will be open। नॉर्मल लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, तो फैक्ट्री एक्ट के तहत जो हमने कार्य के घंटों को निर्धारण किया है, क्या किया है इसमें कि एडल्ट वर्कर नॉट टू वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स ए डे एंड 48 आवर्स ए वीक, यानी जो एडल्ट होगा वयस्क कर्मचारी होगा वो एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और एक वीक के अंदर 48 घंटे काम करेगा। ये फिक्स किया है इसके अंदर फैक्ट्री एडल्ट के लिए।
पीरियड ऑफ वर्क एट स्ट्रेच, एक बार में काम करना है, कितना काम करेगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स इंटरवल एंड रेस्ट आफ्टर 5 आवर्स। मतलब एट स्टेज कितना घंटा काम करता है कोई भी कर्मचारी, वो 5 घंटे एट स्टेज काम कर पाएगा, उसके बाद उसको आधा घंटे का मिनिमम रेस्ट देना जरूरी है। लिमिट ऑफ डेज विच ए वर्कर must not exceed to work consecutively, not more than 10 days without holiday Saturday provisions। यानी कोई कर्मचारी काम करेगा बिना रेस्ट के, बिना ब्रेक के, तो मैक्सिमम 10 दिन से ज़्यादा काम किसी से हम नहीं लेंगे। नॉर्मल स्पेड ओवर ऑफ ड्यूटी shall not exceed 10.5 hours inclusive of rest। तो स्पेड ओवर जो ड्यूटी ली है वो लिया हुआ है 10 साढ़े 10 घंटे बताया। वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री बिटवीन 6 and 7 PM, यानी कोई भी महिला कर्मचारी होगी उसको सुबह 6 से शाम को 7 बजे के बीच में ही काम लेना है, नाइट में उसको नहीं बुलाना। नो चेंज इन शिफ्ट फॉर वुमेन वर्कर एक्सेप्ट आफ्टर वीकली हॉलीडे एंड अदर। तो महिला कर्मचारी की शिफ्ट भी आपको बदलनी नहीं है, जब वीकली हॉलीडे या कोई हॉलीडे के बाद ही उसकी शिफ्ट चेंज कर सकते हैं, वैसे चेंज नहीं करनी। A notice of period of work for adult showing clearly every day the period during which adult worker may be required to work shall be displayed and correctly maintained in the factory। जैसे हमारे रोस्टर होता है रेलवे के अंदर, डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें सारी ड्यूटी आवर्स, कब काम करेगा, कब रेस्ट होगा, वैसे ही एक नोटिस कर्मचारी वो डिस्प्ले करना है, जिसमें एडल्ट जितने भी वयस्क होंगे वो किस दिन प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, कब काम करेंगे, उसके बारे में प्रदर्शित करना जरूरी है नोटिस बोर्ड को। Enhancement of spread out of duty with the approval of फैक्ट्री इंस्पेक्टर अप टू 12 आवर्स। अगर बढ़ाना है जो 10.5 घंटे का 12 घंटे करना है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर की अप्रूवल के बाद ही हो पाएगा। संडे टू बी वीकली रेस्ट डे, संडे जो होगा वो वीकली वो साप्ताहिक रेस्ट होगा वो। ग्रांट ऑफ कंपल्सरी हॉलीडे विद इन 2 मंथ्स, जो हमारा किसी वजह से जो है रेस्ट या हॉलीडे नहीं ले पाए तो 2 महीने के अंदर उसको प्रतिपूर्ति करनी है हमारे को। ओवर टाइम जो है फॉर वर्क डन मोर देन 9 आवर्स ए डे 48 आवर्स डे, अगर किसी कर्मचारी ने 9 घंटे से ज़्यादा काम किया है या वीक में 48 घंटे से ज़्यादा काम किया है, उसको ओवर टाइम मिलेगा। और ओवर टाइम की जो रेट होती है हमारे HUR में 1.5 और डबल होता है, फैक्ट्री एक्ट में सीधा डबल रेट होता है, ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मीन्स बेसिक wages plus such allowances workers for long for time being entitled to pay DA DP DA CC। जो जनरली हमारे रेलवे में जो ओवर टाइम होता है उसमें बेसिक प्लस DA प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ता है, यहाँ पर HRA भी जुड़ता है फैक्ट्री एक्ट में, बट डज नॉट इंक्लूड बोनस वेजेस होती। तो यहाँ जो डिफरेंस रहता है इसमें तो दूना मिलता है रेलवे में, एशिया की तरफ 40 मिलता है, यहाँ वहाँ 1.5 और दूना दोनों होता है, ये डबल होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं वेज में, तो बाकी DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो वहाँ पे भी काउंट होता है, यहाँ पे भी होता है, HRA भी जुड़ता है वेजेस में। लिमिट्स ऑफ एक्सेप्शंस, टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इन ए डे शैल नॉट एक्सीड 12 आवर्स, किसी भी दिन 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना किसी से। स्प्रेड ओवर नॉट टू एक्सीड 13 आवर्स, स्प्रेडर जो होता है इंक्लूसिव इंटरवल्स, जो बीच में ब्रेक होता है उसको शामिल करते हुए जो स्प्रेड ओवर होगा वो 13 घंटे से अधिक नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन ए वीक इंक्लूसिव ओटी शैल नॉट एक्सीड 60 आवर्स, यानी जो 48 घंटे हम काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितना लेंगे हम, 60 घंटे काम लेंगे एक वीक में, उससे ज़्यादा काम नहीं लेना है। No worker shall be allowed to work OT for more than 7 days at a stretch। OT working in a quarter not exceed 75 hours। Whenever OT working is restored, a report to be sent to factory inspector within 12। जब भी OT कराया जाएगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर को 24 घंटे में उसको सूचना दी जाएगी। When regular OT working introduce a revised notice to be sent, details of OT working maintained discovered। तो ये कोई OT की बात कही है इसमें। हेल्थ ऑफ द वर्कर, कर्मचारी के हेल्थ के बारे में जो बातें इस एक्ट में बताई है उसमें कहा है कि फैक्ट्री प्रेमिसेस क्लीन, जो फैक्ट्री का जो प्रेमिस होता है उसको साफ रखना है, फ्री फ्रॉम द फाउल स्मेल, जो दुर्गंध वगैरह जो है उससे उससे भी मुक्त करना है। अराइजिंग फ्रॉम एनी ड्रेन प्रीवी एंड अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी जगह से ड्रेन चल रही, नाली नाला है, कहीं से भी दुर्गंध अगर आ रही है उससे साफ रखना है, दुर्गंध वगैरह नहीं होनी चाहिए फैक्ट्री के अंदर। Accumulation dirt refuse shall be removed daily from the floors, benches
स्टेयरकेसेस एंड पैसेजेस, फैक्ट्री में जहाँ पे भी जो फ्लोर्स हैं, सीढ़ियाँ वगैरह हैं, रास्ते हैं, गलियाँ हैं, सभी जगह से जो भी गंदगी है वो डेली आपको साफ करनी है, हटाना उसको। फ्लोर शुड बी वॉश्ड एंड डिसइंफेक्टेड एटलीस्ट वन ए वीक। जो भी फर्श है उसको वीक में एक बार उसको धोना है और डिसइंफेक्टेड करना है आपको। ड्रेन द फ्लोर एज वेल रिक्वायर्ड, जब भी है उसको धोना भी है उसको, फ्लोर्स को। वॉल एंड सीलिंग भी वाइट वॉश, कलर वॉश वंस इन 14 मंथ्स। जो दीवारें हैं, छत है, उनको खुदाई करनी है आपको 14 महीने में एक बार। पेंटिंग एंड वार्निशिंग वार्निशिंग वंस इन 5 ईयर्स। जो कलर वलर करना है उसको खुदाई करानी है, वो पेंटिंग वगैरह करानी है 5 साल में एक बार करानी है। और क्लीन इट एवरी 14 मंथ्स, हर 14 दिन में, 14 महीने में इसको साफ करना है। इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जितने भी पुरानी चीजें हैं उनको प्रॉपर वे में डिस्पोजल करना है, हटाना उसको। क्या क्या साफ करना है? वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, फ्रेश एयर, इन सब के इंश्योर करना है आपको। साउंड पोल्यूशन, टेम्परेचर, वेंटिलेशन है कि नहीं आपकी फैक्ट्री में, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, फ्रेश एयर का आ रही है नहीं आ रही है, ज़्यादा साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी मेंटेन करना आपको। प्रिवेंटिव मेजर फॉर एक्सपोजिशन ऑफ डस्ट, फ्यूम्स, अदर इम्प्योरिटी फॉर प्रॉपर ब्रीथिंग। जो सांस अच्छे से सांस ले पाए उसके लिए देखना है कि बहुत ज़्यादा डस्ट तो जमा नहीं होगी, धुआं हुआ तो नहीं है उसमें, और कोई गंदगियाँ तो नहीं है जिसमें कि आपको प्रॉपर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, वो इंश्योर करना आपको। प्रिवेंटिव मेजर भी करना है, रोकथाम भी करना उसकी। प्रोवाइड एग्जॉस्ट फैन टू रिमूव फ्यूम्स एंड डस्ट, वहाँ फैक्ट्री में जो भी है वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए ताकि धुआं वो बाहर निकले, धुआं जो भी डस्ट है, गंदगी है, मिट्टी विट्टी है, वो बाहर निकल जाए। ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। लाइटिंग अरेंजमेंट इन वर्क एरिया, रूम, पैसेज, जो भी है उसकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा जैसा नहीं होना चाहिए। इनर आउटर सर्फेस ऑफ विंडो स्कैटर्ड बी केप्ट क्लीन फॉर प्रॉपर लाइटिंग। जो खिड़कियाँ वगैरह हैं, उनकी जो सतह हैं खिड़कियाँ, जो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ताकि बाहर से जो प्रकाश की लाइट अच्छे से आ पाए अंदर। Effort should be made to check direct glare lights or through reflection। ये पूरी देखना चाहिए, डायरेक्ट ग्लेयर लाइट रिफ्लेक्शन वगैरह के लिए एफर्ट्स करना चाहिए। नो आई स्ट्रेन ड्यू टू शेडो, छाया की वजह से आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। प्योर ड्रिंकिंग वाटर, 250 से ज़्यादा है तो कूलर का प्रोविजन होना चाहिए आपका, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सेपरेट यूरिनल लेटरिन फॉर मेल फीमेल, मेल फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए। स्पिटोन्स एट कन्वीनियंट प्लेस, जो थूकदान होना चाहिए वो वहाँ रखे हुए होने चाहिए। कोई आदमी थूकदान के बाहर अगर थूक रहा है तो उसके लिए फाइन व्यवस्था है, 5 रुपये लेना उससे। सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम। एवरी मूविंग पार्ट ऑफ प्राइम मूवर, हेड ड्रेसर, टायर रेस ऑफ व्हील, वाटर व्हील एंड वाटर टर्बाइन, एनी पार्ट ऑफ स्टॉक बार प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द हेड स्टॉक ऑफ लाटे शेल बी सिक्योरली फेंस। जो भी मूविंग पार्ट होते हैं, जो मशीन होती है, उनको प्रॉपर्ली फेंस करना है ताकि कर्मचारियों की सेफ्टी रहे उसमें। ट्रेन मेल वर्कर ओनली शुड एग्जामिन, जो ट्रेन मेल वर्कर हैं वही उसको एग्जामिन करेंगे, लुब्रिकेट भी वही करेंगे, एडजस्ट मशीन मोशन, वही एडजस्ट करेंगे जब मोशन में वो चलने की स्थिति में हो, चल रही हो मशीन, चालू हो। ट्रेनिंग इन दिस एरियाज भी स्पेसिफाइड पर्सनल। फ्यूज फॉर स्विचिंग ऑफ पावर इन इमरजेंसी भी प्रोवाइडेड। इमरजेंसी मान ली कोई घटना घट गई तो फ्यूज का भी प्रोविजन वहाँ होना चाहिए ताकि एकदम बंद कर दें कोई इमरजेंसी घटना में। Frequently check, adjust and secure the screw, bolt, key and other replacement part of the machine। मशीन में जो लगी रहती है उसको बार बार फ्रिक्वेंटली चेक करना है, एडजस्ट करना है, उनकी स्क्रू बोल्ट बराबर टाइट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको स्क्रू टाइट करते रहने का उसको। टेक ड्यू प्रिकॉशन व्हाइल लिफ्टिंग हैंडलिंग इनफॉर्मल आइटम्स, एसिड प्रेशर, जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उनको उठाने के हैंडल करने के लिए आपको सावधानी बरतनी है। इन्फ्लेमेबल आइटम है, एसिड से पेस्टिसाइड्स को अगर ले जा रहे हैं, उनको हैंडल करने इधर से उधर जा रहे हैं तो आपको प्रिकॉशंस, सावधानी बरतनी है उस पर। अब आता है वेलफेयर एक्टिविटीज, में आती है फैक्ट्री में वॉशिंग फैसिलिटी सेपरेटली फॉर मेल और फीमेल। पुरुष और महिलाओं के लिए कपड़े धोने की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। प्रोवाइड प्लेस फॉर कीपिंग क्लॉथ्स एंड अदर पर्सनल आइटम फॉर वर्कर्स, कपड़े धोने सुखाने के लिए आइटम होनी चाहिए। प्रोवाइड स्पेस फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, ये धोना सुखाने के लिए भी जगह की बात कर रहा है।
अभी जो मैं 2-3 स्लाइड आएगी बता दूं, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप जिसको ध्यान से देखें कि कैंटीन वेयर मोर देन 250 वर्कर्स, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। फैक्ट्री के एक्ट के तहत कितने कर्मचारियों पर कैंटीन की व्यवस्था होती है, होनी चाहिए। तो जहाँ भी 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ कैंटीन की फैसिलिटी देना इंस्टीट्यूट प्रोविजन है। और अगर 150 से ज़्यादा है तो वहाँ लंच रूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एम्बुलेंस का पूछा जाता है कि अगर 500 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ एम्बुलेंस विथ 10 पर्सन होना चाहिए। अगर 500 नहीं है और 150 से ज़्यादा है तो फर्स्ट एड की प्रोविजन होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए वहाँ पर। 500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर 30 से अधिक महिला हैं वर्कर्स हैं तो वह क्रैश होना चाहिए, उनकी 6 साल के बच्चे, छोटे बच्चों के लिए, उनको रखने के लिए, उनको संभालने के लिए क्रैश की फैसिलिटी का भी प्रोविजन है इसमें फैक्ट्री एक्ट के अंदर, अगर 30 से अधिक महिला है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रैश कितनी महिलाओं पर होना चाहिए, 30 महिलाओं पर होता है। वेलफेयर ऑफिसर 500 पे होना चाहिए, एम्बुलेंस भी 500 पे होना चाहिए, और 250 पे कैंटीन होना चाहिए, 150 पे आपका लंच रूम, और 150 पे आपका जो है फर्स्ट एड बॉक्स का फैसिलिटी। ये फिगर आप याद कर लीजिए, इसमें कई बार एग्जाम पूछ जाता है। अब नोटिस की बात की है, टू सेंड रिपोर्ट टू फैक्ट्री इंस्पेक्टर विद इन 48, जो भी रिपोर्ट वगैरह देनी है फैक्ट्री इंस्पेक्टर को 48 घंटे में देनी है। वर्कर्स कंटेंटिंग डिजीज स्पेसिफाइड शेड्यूल और फैक्ट्री एक्ट इंटीमेट ऑन परफॉर्मा टू कंसर्न अथॉरिटीज, अगर किसी कर्मचारी को डिजीज वगैरह हो जाती है तो उसको भी आपको कंसर्न अथॉरिटी को बताना है, प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में इंटीमेट करना है। सीनियर एसएससी इंचार्ज ऑफ वर्कशॉप टू फिल फॉर्म्स एंड सेंड इट टू सीडब्ल्यू, जो भी है एसएससी इंचार्ज होगा वर्कशॉप की, वो फॉर्म फिलअप करके सीडब्ल्यू एडमिन को देगा। आर माइनस मेजर एक्सीडेंट टू बी रिपोर्टेड टू सिविल अथॉरिटी, कोई भी माइनर मेजर एक्सीडेंट होता है फैक्ट्री में, सिविल अथॉरिटी को उनको रिपोर्ट करना है। Whenever the occupant of the factory is changed, a report to send to factory inspector, कभी भी ऑक्यूपर क्या ट्रांसफर होता है, चेंज होता है, तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर 7 दिन में उसकी सूचना देनी। तो इसके साथ ही हमारा फैक्ट्री एक्ट का भी ये पार्ट खत्म हो गया है।